हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अंजू दीदी नाटक को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग नाटक के पात्र, गीत, महत्वपूर्ण कथन और नाटक के संबंध में आलोचकों के कथनों को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस नाटक से पहले हम लोग अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सिंदूर की होली, ध्रुव सामनी और आधे अधूरे इन नाटकों को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन क्लासों को भी देख सकते हैं। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं आपको 1954 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों ही प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सही हैं। इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनका जन्म 1910 में हुआ था और मृत्यु 1996 में। तो नाटक के प्रकाशन वर्ष के साथ साथ आप लोग इनकी रचनाकार की जन्म मृत्यु भी याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि ये जो नाटककार हैं ये क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। तो अगर आप लोग इनका जन्म वर्ष नहीं पता होगा तो आप लोग उनको क्रम से नहीं लगा, तो इसलिए आप लोग जरूर से याद रखेंगे। अंजू दीदी नाटक कुल 2 अंकों में विभाजित है और इसमें अगर कुल दृश्यों की बात करें तो कुल 6 दृश्य है। इसमें दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं, यानी कि पहले अंक में 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। इसके पहले अंक का आरंभ जो है वो गर्मियों के दिनों से होता है और दूसरे अंक में 20 वर्ष का अंतराल आता है, यानी दूसरे अंक में दिखाया जाता है 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। पहले अंक का आरंभ गर्मियों के दिनों से होता है और दूसरे अंक का आरंभ सर्दियों के दिन से होता है। तो ये दोनों ही चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग अगर इस नाटक की विषय वस्तु की बात करें तो अंजू दीदी एक अभिजात वर्ग की स्त्री है। इसको जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार नाना जी से प्राप्त हुए हैं। वह जीवन को निर्जीव घड़ी की तरह देखती है। वह उसके अपने हठ में उसका पति और पुत्र चक्की की तरह पिसते हैं। तो वो एक अपने घर को एक यंत्र की भांति चलाना चाहती है, यानी कि वो अपने घर को एक घड़ी की भांति चलाना चाहती है। वो चाहती है कि उसके घर के जो सारे काम हो वो एक नियमित समय से होने चाहिए, यानी कि 8 बजे अगर नाश्ते का समय है तो 8 बजे सब लोग नाश्ता कर लें, 10 बजे खाने का समय है तो 10 बजे तक सब लोग खाना खा लें। अपने घर को एक घड़ी की तरह वो चलाना चाहती है और जब वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वो जहर खा के आत्महत्या कर लेती है। तो ये थी इस नाटक की विषय वस्तु। अब हम लोग उपेंद्र नाथ अश्क के जो और नाटक हैं अंजू दीदी के अलावा उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी का स्वागत 1935, जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, देवताओं की छाया 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, अलग अलग रास्ते 1953, पैतरे 1952, अंधी गली 1954, अंजू दीदी 1955, भंवर 1950, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972। तो इतने नाटक जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क के हैं, जिनको आप लोग याद रखेंगे। अंजू दीदी नाटक के पात्रों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहले अंक में जो जो पात्र आते हैं उनको हम लोग पहले देखेंगे। अंजलि, अंजू दीदी, इसकी उम्र 30 वर्ष नाटक में दी हुई है। इंद्र नारायण, अंजलि के पति यानी अंजू दीदी के पति, उम्र 38-40 वर्ष नाटक में दी हुई है। अनिमा, अन्नो, इसको अंजलि जो है वो अन्नो कहती है। अंजलि की अंतरंग सहेली, उम्र 25 वर्ष। नीरज, इसको अंजलि नीरू भी कहती है। अंजलि का बेटा, उम्र 11 वर्ष। श्रीपत, अंजलि का भाई, उम्र 27 से 28 वर्ष नाटक में दी हुई है, 27 से 28 वर्ष। नौकर राधु और मुन्नी, 2 नौकर हैं इनके घर में, राधु और मुन्नी। मुन्नी की उम्र दी हुई है 25 वर्ष। और उसके अन्य पात्र हैं निरपत, अंजलि का भाई है, इसका केवल एक बार उल्लेख किया गया है, पोछे वाला और कुल्फी वाला। इतने पात्र जो है नाटक के पहले अंक में आते हैं। दूसरे अंक में आने वाले पात्र, इंद्र नारायण वकील साहब यानी अंजलि के पति, ओमी नीरज की पत्नी, अंजलि की बहू। नीरज, उम्र 31 वर्ष,
नीलम नीरज का बेटा, उम्र 11 वर्ष। नजीर नीरज का दोस्त। अनिमा, अन्नो, श्रीपत, चपरासी, नौकर, राधु और मुन्नी। नौकर दोनों वही होते हैं। तो ये थे इस नाटक के पात्र। अब हम लोग इस नाटक के मंचन के संबंध में देख लेते हैं, क्योंकि मंचन के संबंध में भी पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ था। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसमें पहले अंक का मंचन किया गया था। 1954 में पहले अंक का मंचन जो है वो किया गया था, बंबई में किया गया था, हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में किया गया था। और इसके निर्देशक कौन थे? श्री सत्येंद्र शरद। तो ये एक दो चीजें आप लोग जरूर याद रखें। एक तो इसके निर्देशक कब हुआ था, पहले अंक का मंचन कहाँ हुआ था? सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा हुआ था। अब इस अंक के जो मंचन हुआ था उसमें किन किन लोगों ने किसकी किसकी भूमिका निभाई थी? अंजू दीदी कुमारी सावित्री, अनिमा कुमारी नीरजा, मुन्नी कुमारी नंदिनी, वकील साहब श्री कांतिलाल, श्रीपत श्री ओम प्रकाश शर्मा, राधु श्री सांवरिया, नीरज मास्टर राधा वल्लभ। अब ये पूरे नाटक का मंचन, इसमें पूरे नाटक का मंचन हुआ था। उसमें पहले अंक का ही मंचन हुआ था, इसमें पूरे नाटक का मंचन हुआ है। अंजू दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया था। श्री राज जोशी जो थे इसके निर्देशक थे। पहले अंक के मंचन में श्री सत्येंद्र शरद थे और पूरा जो नाटक का मंचन हुआ था उसके थे श्री राज जोशी। और 22 जनवरी 1956 को मंचन हुआ था। अंजू की जो जिस अभिनेता ने भूमिका निभाई थी वो थी देसी सेठ, इंद्र नारायण, ज्वाला प्रसाद वर्मा, अन्नो, हीरा चड्ढा, श्रीपत, राज जोशी जो कि निर्देशक हैं, ओमी, कुसुम तारी, नीरज जगदीश, मुन्नी जानकी गौड़, नजीर नरेंद्र धीर, चपरासी जुल्फिकार नकवी, राधु भोलानाथ मधुर, नीरज नीलाभ और नीलम ऋतुराज। इन लोगों ने इनकी भूमिका निभाई थी। अब हम लोग नाटक को देखते हैं। ये नाटक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोग केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही केवल देखेंगे, पूरा नाटक नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कथन जो है केवल वही देखेंगे। आप लोग इसको पूरा जाके पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ, जब बुक खोलेंगे आप लोग तो सबसे पहले ये दिया है नन्ही मधुलिका के लिए। नाटककार ने नन्ही मधुलिका को समर्पित किया है। नन्ही मधुलिका के लिए जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। तो अपने स्वर्गवास से उसने 2 दिन पहले इस नाटक को पढ़ा था। अब मधुलिका के बारे में दिया हुआ कि मधुलिका थी कौन? मधुलिका मेरे मित्र गोपाल दास, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की तीसरी लड़की थी। यानी गोपाल दास की मधुलिका जो थी वो तीसरी लड़की थी। 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची। और मधुलिका की उम्र कितनी थी? 9.5 वर्ष। इसकी उम्र में, इस छोटी सी उम्र में उसे साहित्य से, विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था। मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर ना सुना हो और जिसके बारे में राय ना दी हो। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइटिस जैसे मूजी रोग की शिकार थी। और जो मधुलिका थी वो किस रोग की शिकार थी? नेफ्राइटिस रोग की शिकार थी। पर मैंने उसे कभी रोते या कराहते नहीं देखा। अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। मैंने पांडुलिपि भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए। कुछ दिन बाद बच्ची की नाजुक हालत की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा बुरा मोड़ लिया है। फिर बातों बातों में बोले, इसे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक की 30-40 पृष्ठ पढ़ गई है। तो वो कहते हैं कि इस दशा में भी, यानी इतने दर्द में भी वो 30-40 पृष्ठ जो है वो नाटक की पढ़ गई है। हमारी बात बच्ची ने सुन ली। नीम बेहोशी की हालत में उसने कहा, मैंने सारा पढ़ लिया।
यानी उनको लगा कि उसने केवल 30-40 पृष्ठ ही पढ़े, लेकिन उस लड़की ने पूरा नाटक ही पढ़ लिया था। और तीसरे दिन 16 मार्च 1955 को वह संसार से चली गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी मधुलिका। लेखक के मित्र गोपाल दास की पुत्री थी और इसकी उम्र 9.5 वर्ष थी। ये आप लोग याद रखेंगे, नेफ्राइटिस रोग था उसको। और नाटक का ब्रॉडकास्ट कब हो रहा था, ये यहाँ पर दिया है, अप्रैल 1955 को रेडियो में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था नाटक। अब यहाँ पर कुछ विद्वानों के कथन जो हैं इसी बुक में दिए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग देख लेते हैं। उस समय की रंगमंच अभिनेता और अन्य परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अश्क ने हमें दिया है वह प्रशंस्य है। उन्होंने प्रसाद की तरह काल्पनिक रंगमंच के लिए नहीं लिखा, ना ही सेठ गोविंद दास की तरह नाटक के नाम पर मनमाना लिखकर महान नाटककार हो गए। अश्क ने अपनी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया है और यह असंतोषप्रद नहीं। ओम शिवपुरी, भारत रत्न भार्गव से। तो ओम शिवपुरी का ये कथन है, ये निर्मल वर्मा का कथन दिया हुआ है। फिर ये राजेंद्र यादव का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक के चिंतन और तैयारी में वही प्रतिभा और परिश्रम है जो मानव की सामाजिक प्रवृत्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आते विविध संस्कारों के रूप में ग्रहण करके देने वाले संवेदनशील रूसी कथाकारों को अपनी विशेषता रही है। विशेष रूप से तुर्गनेव और गोरकी के उपन्यासों और चेखव के नाटकों के 3 पीढ़ी वाले कथानकों की। और इसमें संदेह नहीं कि अश्क ने पूरे यथार्थ के साथ नाटकीय तत्वों को उभारते हुए आवश्यक मानवीय अनुभूति, मनुष्य की भावनात्मक संस्कारगत विवशताओं का उचित ध्यान रखते हुए कथा को प्रस्तुत किया है। राजेंद्र यादव, ज्ञानोदय, कलकत्ता। तो ये जो कथन है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर अंजू दीदी एक मूल्यांकन से कमलेश्वर का दिया हुआ है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें ही केवल पढ़ेंगे। आप लोग को पूरा पढ़ना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत है। अच्छा, आप लोग अगर इस अंजू दीदी एक मूल्यांकन को पढ़ लेते हैं तो इससे आप लोगों को नाटक में क्या क्या होता है, ये नाटक की पूरी विषय वस्तु एकदम से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इसलिए भी ये पढ़ना जरूरी है। जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिले हैं। तो यानी कि जो उसके जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की जो प्रवृत्ति है, प्रेरणा है, वो उसको अपने नाना जी से विरासत में मिली है। वो उसको उसके नाना जी ने प्रदान की हैं ये सारी चीजें। अंजू में अपने वर्ग की वे सारी वृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं जानती। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हट है जो दूसरों को परास्त कर देती है। तो ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट है। जिसके शिकार है वकील साहब, यानी कि अंजलि के पति इंद्र नारायण, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजू के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है और वह खींच भी जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे से ठीक ना चलते देख आ जाती है। यानी कि जो मैकेनिक होता है जब वो बनाता है किसी मशीन को और वो ठीक से नहीं चलते उसके पुर्जे, तो उसको खींच उठती है। तो उसी तरीके बता रहे हैं अंजलि जो है, अंजलि को भी खींच उठती है जब उसके हिसाब से चीजें घर में नहीं चलती हैं। इसी कथन से नाटक का आरंभ जो है वो होता है। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम क्या कर रही हो, तुम कर क्या रही हो, 8 बजने को आए, नाश्ते का पता नहीं। फिर आगे ये कथन इंपॉर्टेंट है। अंजलि का मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपरी या थोथी नहीं दिखाई देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड अहमवादिता की यह भीषणता ही उसके दुबले पतले इकहरे शरीर की मोहकता है। उसके चरित्र की असाधारणता भी उसे असामान्य नहीं बनने देती, हास्यास्पद भी नहीं बनाती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी पहले नाना जी के इतिहास से जोड़कर रखा है। यहाँ पर ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है।
जब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यस्त, दुबली पतली, खूबसूरती से तराशी आधुनिका का रूप मुखर होता है, जिसके प्रभाव से घर में भयंकर एक संयुक्त हलचल की आवाज कानों में पड़ती है। एक सभ्य आतंक घर की सारी हलचल में व्याप्त है। हर कमरे में जिंदगी है, पर उफान के बाद ठंडे पड़ते दूध सी स्वच्छता, दूधियापन और निरभ्रता उसमें अवश्य है। अंजलि की आंखें हर अव्यवस्था, छोटी से छोटी गलती और अनियमितता को ताक रही हैं। घर का हर पुर्जा अपनी नियमित गति से चलने के लिए बाध्य है। वह तेजी नहीं पकड़ सकता, धीमा भी नहीं पड़ सकता। तो वो अंजलि जो है वो यानी अंजू दीदी जो है वो हर चीज को बहुत टाइम से, हर काम को बहुत टाइम से करना चाहती है। ना ही बहुत जल्दी होना चाहिए और ना ही बहुत लेट होना चाहिए, एकदम टाइम से हर चीज होनी चाहिए। वकील साहब यानी अंजू दीदी के पति वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को ना छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि वो शराब नहीं छोड़ते हैं। जब वह उसमें अपने हार के लक्षण देखने लगती है तो भीतर से चटका हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने को व्याकुल हो जाता है। लेकिन उसके नाश में भी वह शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजू अपनी रहस्यमय मृत्यु का आभास केवल अन्नों को देकर टूट जाती है और अपनी हठीले अहम का स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। वो जहर खा के मर जाती है। और उसके बाद से क्या होता है कि वकील साहब जो है वो शराब पीना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि उनकी वजह से जो है अंजलि जो है यानी अंजू दीदी जो है वो मर गई। तो यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंट कथन दिया हुआ है अंजू दीदी का। वह कहती है, जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी इस घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाएं। ये कथन पेपर में पूछा जा चुका है। वकील साहब उस दरिया से हैं जो अपनी अलहड़ता, मनमौजीपन, मस्ती और स्वच्छंदता खोकर नपी तुली बंधी नहर में तब्दील कर दिया गया हो। वे अंजलि के इशारों पर नाच रहे हैं, यानी जिस प्रकार से अंजलि कहती है उसी प्रकार से वकील साहब जो है वो करते हैं। यथार्थ और आदर्श का एक संश्लिष्ट गुम्फन ही वकील साहब के सारे इतिहास को जीवन की संज्ञा प्रदान करता है, जो करुणा के गीले गीले आंसू से नम, विषाद की हल्की सी छाया में लिपटा हुआ सहसा अपने एकांत कमरे से निकल सामने आ खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अस्फुट से शब्दों में कहता है, मैं पहाड़ी दरिया था, तुम मेरे यौवन की हसरतों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ही वह नहर हूं जो इतना नियंत्रण बर्दाश्त कर सकी और मुझे लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करने वाली शक्ति सहसा टूट कर बिखर गई। पर आज भी मैं उसके इंतजार में, उस आदर्श के मरु में अपना सिर पटक रहा हूं। तो ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं अंत में, वो कहते हैं जब उनको पता चलता है कि अंजू की मृत्यु जो है वो किस प्रकार से हुई, तब वो कहते हैं कि जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 वर्ष रेगिस्तान बना डाले अंजू। मैं तुम्हें क्या कहूं, इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादू तारी है, लेकिन श्रीपद ठीक कहता है यह जादू टूटना चाहिए। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। ये कथन इंपॉर्टेंट है और इंद्र नारायण का यानी कि वकील साहब का कथन है ये। श्रीपद वह प्रवृत्ति मूलक पात्र है जो अंजू की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर नाटक में अवतरित होता है। उसका दर्शन अपनी प्रकृति में मध्य मार्गी है। श्रीपद भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहां अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपद अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है। श्रीपद ही वह पात्र है जो अंजू के जुल्म को समझ पाता है, उसके दुष्परिणामों का लेखा जोखा लगा पाता है, क्योंकि वह इतना विनत नहीं जो जीवन में सब कुछ को स्वीकार करता चले। तो लेखक जो हैं यानी नाटककार जो हैं उन्होंने श्रीपद के माध्यम से अंजलि का विरोध करते हुए दिखाया है कि वो जो कर रही है वो गलत है। बाकी कोई भी इंद्र नारायण, नीरज और अनिमा और उसके नौकर जो राधु और मुन्नी, कोई भी अंजलि का विरोध नहीं करता, लेकिन जो
श्रीपत है यानी उसका जो भाई है वो ही उसका विरोध करता है। फिर यहाँ पर अन्नो से कहता है श्रीपत, कसम ले लो जो इन 20 वर्षों से कभी मेज पर सोया हूं, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ अंजू दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है, जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती है। तब ना जाने क्या हुआ, फिर वैसे का वैसा हो गया। यहाँ पर अंजू दीदी की जो प्रतिनिधि है वो उसकी बहू यानी ओमी को संबंध में ये कथन जो है वो कहा गया है श्रीपत के द्वारा। अंजू नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है और नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। अब दूसरी पीढ़ी में नीरज का पुत्र नीलम कवि बनना चाहता है, लेकिन नीरज उसे कप्तान बनाना चाहता है और उसकी पत्नी जो ओमी है वो उसे आईएएस बनाना चाहती है। तो वो जो धारणा जो चल रही थी पहले, जो उसकी मम्मी उसके साथ कर रही थी नीरज के साथ, वही वो अपने पुत्र के साथ कर रहा है। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। चारित्रिक आतंक से स्वतंत्र उस जीवन का रूप वह सामने रखता है जो दबाव, जुल्म और मानसिक दास्ता से मुक्ति, अपनी प्रतिभा से प्रस्फुटित होना चाहिए। संभवतः यही लेखक का मूल मंतव्य है। नीरज और ओमी श्रीपत और अंजू की परछाइयां हैं, यानी श्रीपत नीरज की और ओमी अंजू की परछाई है। ओमी तो अंजू की रूह है और नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना, और नीरज का पुत्र नीलू उस सपने की संभावित परिणति का संकेत। पर अन्नो तो वह सूत्र है जिसके अभाव में इस नाटक की कथा वस्तु को संजोया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नीरज जो है वो अंजू की परछाई है और ओमी जो है नीरज जो है वो श्रीपत की परछाई है और ओमी जो है वो अंजू की परछाई है। अंजलि के मर जाने के बाद ओमी भी बिल्कुल उसी तरह के परिवार का जो है नियंत्रण, परिवार पर नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन उस तरह के नियंत्रण जो है वो नहीं कर पाती जिस तरह के अंजू करती थी। इतने पात्रों के जीवन को लेकर जिस संवेदना को उभारा गया है वह अपने मूल रूप में एक विचार है जो जीवन का दुख, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, व्यथा, करुणा, आदर्श और यथार्थ को अपने में समूह कर एक निष्कर्ष पर ले जाता है। पर लेखक के आधारभूत विचार की मार उपदेश के रूप में ना होकर व्यक्तियों के टूटे हुए जीवन की संवेदनाओं के रूप में उभर कर हम पर पड़ती है। तो यहाँ पे खलील जिब्रान की एक पंक्ति दी हुई है कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। अभिजात वर्ग की जिस झांकी को अश्क जी ने इसमें प्रस्तुत किया है वह यद्यपि उस जीवन का अंश है, पर जितनी संपूर्णता से उसे अभिव्यक्ति मिली है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। एक और अश्क जी ने उस वर्ग की भ्रम, सनक और व्यर्थ मूल्यों को अपनी पूरी शक्ति से ध्वस्त किया है, तो दूसरी ओर उनके संतुलन के मार्ग का निर्देशन भी किया है। अश्क जी विध्वंसक और निर्माता दोनों रूप में हमारे सामने जो है वो आते हैं। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अंजू दीदी मनोविकारों के घात प्रतिघात और उनकी प्रतिक्रिया की कहानी है। कोई दैवी घटना वहां नहीं है, आकस्मिक रूप से बदलने वाली परिस्थितियां वहां नहीं है जो जीवन को अंधेरे या उजेले मोड़ पर डाल देती हैं। उसकी कथा, उसकी प्रेरक शक्ति है मनोविज्ञान, जो उस विशिष्ट परिवार की वास्तविक स्थिति से प्रभावित होकर निरंतर विकसित हो जाता है और नाटकीय सूत्र को बढ़ाता जाता है। फिर यहाँ पर तॉलस्ताय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना की प्रथम पंक्ति यहाँ पर दी हुई है। हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिलीज इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। तो ये तॉलस्ताय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना की पंक्ति जो है यहाँ पर दी हुई है। अंजू की सनक और परिवार की ट्रेजेडी में गुथ कर अश्क जी ने निश्चय ही कलात्मक प्रसिद्धि प्राप्त की है। अंजू दीदी की सामाजिक कथानक में से अश्क जी ने जिस चेतना की अनुभूति को पकड़ा है और उसे जिस तरह अभिव्यक्ति दी है वह अपने में इतनी पूर्ण है कि वस्तु पर चढ़े हुए शैली के आवरण का आभास ही नहीं होता और वस्तु स्वयं में इतनी सजी संवरी लगती है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उस पर शिल्प का आवरण है ही नहीं। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अश्क जी के अन्य नाटकों को देखते हुए उनके शिल्प विधान की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अंजू दीदी नाटकीय विधान और वस्तु निर्माण की एक सीमा रेखा अंकित करता है। ये जो नाटक है ये 2 अंकों में है और इसमें जो पूरा जो नाटक है वो
एक ही कमरे में यानी बैठक और खाने के कमरे में ही ये नाटक, पूरा नाटक जो है वो अभिनीत हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस नाटक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये इसके पात्र हैं। स्थान है दिल्ली में अंजलि दीदी के अंजलि के बंगले की बैठक और खाने का कमरा, इन दोनों स्थानों में ही पूरा नाटक जो है वो अभिनीत हो जाता है। पहला अंक गर्मियों में एक दिन, दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। अब ये पहला अंक है और पहला दृश्य। 1933 की गर्मियां। पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है, जिसे लकड़ी के खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से दो भागों में बांटा गया है। खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है, यानी कि एक ही कमरे को लकड़ी के पर्दे की सहायता से दो कमरों में बांट दिया गया है, जो खाने के कमरे में और बैठक में बदल जाता है। लेकिन कोठी वकील साहब की चूंकि दहेज में मिली है, इसलिए उनकी कोठी न कहलाकर उनकी पत्नी श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती है, यानी अंजो दीदी की कोठी जो है वो कहलाती है, जो साधारणतः अंजलि दीदी या यूं कहें कि अंजो दीदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जहां वो लोग रहते हैं वो इंद्र नारायण को दहेज में मिली है। यह खाने और बैठने का मिला जुला हॉल लंबा, चौड़ा और खुला है। कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था और तब शनि के दिन यह हॉल नृत्य कक्ष का काम देता था, यानी कि जब अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था तब शनिवार के दिन ये एक नृत्य कक्ष का काम करता था। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लदकर इंजीनियर साहब ने कोठी बेची और अंजू दीदी के नाना जी ने उसे खरीद लिया, तो यद्यपि उन्होंने इस नृत्य कक्ष का काम कभी नहीं लिया, पर इसकी से सजावट अंग्रेजी ढंग की ही रहने दी। अब यहाँ पर दिया है कि किस तरीके से वहां की सजावट है। फिर यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, पर्दा उठते समय बैठक खाली है। खाने की मेज में 5 कुर्सियां मेज के नीचे हैं और छठी पर अनिमा 25 वर्ष की मंझले कद और गदराए शरीर की युवती बैठी संभवतः दूसरे के आने की प्रतीक्षा में लेस बुन रही है। अनिमा अंजू की अंतरंग सहेली है और गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए दिल्ली आई हुई है, यानी उसकी सहेली है और यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए आई हुई है। घड़ी में 8 की टन सुनाई देती है। अंजलि, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर, तनिक कड़े स्वर में। तुम कर क्या रही हो? 8 बज गए और नाश्ते का कहीं पता नहीं। फिर यहाँ पर अंजलि के बारे में बताया गया है। अंजलि की आयु यद्यपि 30 वर्ष के निकट है, 30 के निकट है, लेकिन वह 5-1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती, जो न केवल गृहस्थी की चक्की में जुटी है बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी है। सुंदर चेहरे पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गई हैं और मुस्कान के बावजूद जो समय पर उसके होठों पर खेलने लगी, उसका मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है। तो ये था अंजलि के संबंध में। अनिमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनभिज्ञ है। उसके बनाव, श्रृंगार और पहरावे से पूरी बेपरवाही जो है वो टपकती है। फिर अंजलि प्रशंसा से फूल कर, इस घर के कण कण को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह चारपाइयां, कपड़े और बर्तन बिखरे रहते थे। अंजलि, यहाँ पर अनिमा कह रही लेकिन नौकर तो अंजलि कह रही थे, पर उन्हें बात करने का ढंग था ना काम करने का। उपेक्षा से गंदे, गंवार, चोर और बदतमीज। तो जो वो कहती कि जो घर था वो अजीब तरीके का घर था, कहाँ पर चारपाइयां पड़ी, कहाँ बर्तन बिखरे पड़े। तो अनिमा कहती कि नौकर तो थे तब भी, तो कही थी, लेकिन सब नौकर जो थे वो गंदे, गंवार और बदतमीज थे। अंजलि, नाना जी कहा करते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रहना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है। अंजलि फूल कर, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें ना पाओगी। ये नीरज के संबंध में कथन है अंजलि का।
फिर ये कथन है अंजलि का, हमारे नाना जी कहा करते थे वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। अनिमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं 8-8 बजे तक सोते हैं, सोते रहते हैं, कान उमेट उमेट कर जगाना पड़ता है, महीनों स्नान नहीं करते और उदंड इतने कि दूसरों का तो क्या माता पिता तक का आदर नहीं करते। ये अनिमा का कथन है। अनिमा, मैं खुद सोच रही हूँ कि कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदत से सुधारूं, समय पर उठूं, समय पर खाऊं, समय पर सोऊं, कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलीका और सुघड़पा आ जाए। अंजलि, नाना जी कहा करते थे सुघड़पा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य शिष्ट और समयनिष्ठ बने। यानी सभ्य शिष्ट और समयनिष्ठ बने, यानी समय से वो सारे काम करे। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है। अनिमा, और मैं कहती हूँ अंजू तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो, अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। ये कथन इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी गया था। अंजलि का है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। ये इंपॉर्टेंट कथन है। फिर यहाँ पर इंद्र नारायण के संबंध में दिया हुआ है, वकील साहब श्री इंद्र नारायण हंसते हुए प्रवेश करते हैं, अंजलि से केवल 8-10 वर्ष बड़े हैं, यानी वही इनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है, लेकिन शरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है। यूं अप टू डेट सूट पहने हुए, पतलून की क्रीज और कोट का कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठे तो बेमेल नहीं लगते, उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए है, लेकिन जब हंसते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें कैसा जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्रायः कंधे झटकाते हैं, पहले तो विवशता बस ऐसा करते होंगे, अब तो यह उनकी आदत बन गई है। फिर यहाँ पर इंद्र नारायण का कथन दिया हुआ है, अरे भाई दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह, अंजो उनमें से है। दूसरे वो जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं, हंसते हैं, गाड़ी के डिब्बों की तरह। तो भाई हम तो हैं उनकी दूसरी लोगों में। तो कह रहे पहले लोगों में जो है वो अंजो है और दूसरे लोगों में गाड़ी के डिब्बों की तरह जो है उनमें हैं हम। फिर इंद्र नारायण का कथन है, अंजू के साथ शादी करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूत थे, अंजू ने आकर हमारा उद्धार किया है। फिर इंद्र नारायण का कथन है, हमें खुद अब गंदे लोगों से सख्त नफरत होती है। ये फौजदारी के वकील 8 पहर अपराधियों के साथ रहने से खुद भी उन्हीं जैसे लगते हैं, हंसते हैं, वही आदतें, वही तौर तरीके, और भाई हम सच कहते हैं कुछ की तो शक्ल भी। नाना जी कहा करते थे सदाचार पुरुष का भूषण है। यहाँ पर नृपत भाई का जिक्र जो है वो किया गया है। फिर यहाँ पर श्रीपद का यहाँ से प्रवेश होता है, पर्दे से श्रीपद पर्दे के पास से निकलकर श्रीमन राय श्रीपद राय पधार रहे हैं। सब चौंकते हैं, श्रीपद पर्दे के पास खड़ा है, कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पैजामा पहने हुए, लेकिन कुर्ते के 2 बटन जो है वो खुले हैं और कपड़े दोनों तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंजू से 2-2.5 वर्ष कम है, लेकिन अंजू की तरह पतला दुबला और कमजोर व्यक्ति नहीं, खाने पीने और मौज बनाने वाला व्यक्ति है, लंबा तगड़ा और किंचित मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट। तो यहाँ पर श्रीपद का कथन है, अरे दीदी तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो, तुम्हें तो सेना में छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। इसमें आप लोग श्रीपद की कथन ज्यादा ध्यान रखेंगे, श्रीपद और अंजू की कथन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर श्रीपद का कथन है, तुम्हें तो जैसे युगों के बाद देखा है, मैं तो तुम्हारी कसम पहचान भी ना सका। तुम्हें सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? ये वो अन्नों के लिए कहता है, अन्नों से कहता है कि तुम्हें तो जैसे मैंने युगों के बाद देखा है, मैं तो
मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी न सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखी के नीचे बैठने से तुम्हें कोई आपत्ति है? फिर ये श्रीपत का कथन है जो कि पेपर में आया भी था कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत लिए हुए ना जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूंगा एक मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नजर से ओझल ना होने दूंगा। अंजलि, यही तो मैं कहती हूँ, तुम उठो, नहाओ, फिर बैठकर। श्रीपत, मैं कहता हूँ ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना मिनट भर के लिए भी आप लोगों को मैं अपनी नजर से ओझल ना होने दूंगा। बाथरूम में जाने की तो बात दूर रही। श्रीपत, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नान आदि की जरूरत हो? तो वो कहती कि पहले तुम, अंजलि कहती पहले तुम स्नान कर लो, फिर उसके बाद में फिर चाय पीना। लेकिन वो कहता है कि क्या कोई ये संध्या वंदन है, यानी कि कोई पूजा पाठ है कि इसमें पहले नहाने की जरूरत हो? ये श्रीपत का कथन है, मेरी तो आदत है कि या तो मैं नहाता नहीं हूं और नहाता हूं तो महीनों की कसर एक दिन में निकाल देता हूं। श्रीपत, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ, तुम्हारी कसम दूसरा कोई काम खुद नहीं करता, पर चाय मैंने फैसला कर रखा है कि या मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं खुद। श्रीपत, फिर अंजलि कहती है कि तुम करो भी शादी, लड़कियां तो हजारों हैं। श्रीपत, अरे दीदी, शादी की कल्पना में जो आनंद है वह शादी में कहाँ। फिर ये कथन श्रीपत का है, जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। ये श्रीपत का कथन है। और इसमें, इस नाटक में दिलकुशा होटल का जिक्र जो है वो किया गया है और श्रीपत के द्वारा किया गया है। फिर यहाँ पे जितनी भी पंक्तियां आएंगी गीत की, वो सारी श्रीपत की होंगी इस नाटक में। ये श्रीपत की पंक्ति है, भरी बज में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब है सजा, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। बज्म का यहाँ पर अर्थ है मजलिस या सभा। श्रीपत हंसकर, किसी तरह के भी नहीं, शिष्टाचार शादी का या योग हेलो बंधन का प्रतीक है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। मेरे ख्याल में आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज हैं, इसलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूं, उसके बंधन में नहीं फंसता। श्रीपत, तुम जरूर सेना में भर्ती हो जाओ। मैं कहता हूं दीदी, तुम सेना में जरूर भर्ती हो जाओ, गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों को मटिया मेट कर दिया है। ये श्रीपत का कथन है। फिर यहाँ पर नीरज जो है अंजलि का बेटा, उसके यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है। नीरज 10-11 वर्ष का बच्चा है, नीली बू शर्ट और सफेद निक्कर पहने, सुंदर, सुकुमार और सुसंस्कृत, लेकिन चेहरा उसका गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वहां सर्वथा अभाव है। उसकी चाल उस बछड़े की सी है जिसने गले में बंधी रस्सी के साथ समझौता कर लिया हो, यानी वो भी उस यांत्रिकता का अभ्यस्त हो चुका है, उसने भी उसको स्वीकार कर लिया है। बाल सुलभता उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप लोग इसकी नीरज की उम्र जरूर याद रखेंगे, 11 वर्ष। फिर यहाँ पर श्रीपत की पंक्तियां दी हुई हैं, ऊधो अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरु रोवती, भूले हूं पलक न लागी, ऊधो अखियां अति अनुरागी। फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पहले संस्करण में ये जो पंक्तियां दी हुई हैं, ऊधो अखियां अति अनुरागी, ये जो है ये पहले संस्करण में, इसके इस नाटक के पहले संस्करण में ये पंक्तियां दी थी। इसकी जगह ऊधो अखियां अति अनुरागी वाली पंक्तियों की जगह ये पंक्तियां जो पहले संस्करण में दी थी। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई मोरी, अपने हाथ लगा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। तो ये गीत जो है वो पहले संस्करण में दिया था। फिर नीरज, वो श्रीपत जो है वो पूछता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो नीरज से, तो कहता है कि वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है।
और फिर पूछता तुम क्या बनना चाहते हो? डिप्टी कमिश्नर कहता है। हालांकि वो बनना चाहता तो कवि वो कप्तान बनना चाहता है, लेकिन उसकी माँ जो है यानी अंजलि जो है वो उसको डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। फिर वो बताता है कि मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। ऋषिपत कहता है तुम्हारे मामा जी दुआ करते कि भगवान ने चाहा तो तुम बड़े होकर तुम अवश्य ही क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार भर में नाम पाओगे। ऋषिपत की आप पंक्तियां दी हुई, यह दस्तूरे जुबाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। श्रीपद के गाने से ही पर्दा गिर जाता है, यानी यहाँ से पहले दृश्य का जो है वो समाप्त हो जाता है, पहला दृश्य। फिर यहाँ पर ये आता है दूसरा दृश्य। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपद खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर के नीचे तकिया का काम दे रही है। मेज चूंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी टांग दूसरे टांगे घुटनों पर है, लेकिन दोनों टांगे एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं और अलग अलग हुआ चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। फिर तीसरा दृश्य। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 3 बज चुके हैं। खाने के कमरे में श्रीपद पूर्ववत सोया हुआ है। खाने की मेज पर श्रीपद जो है वो पूर्ववत सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के नीचे की चादर जो है वो जमीन में फर्श पर पड़ी हुई है। पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। पर्दे की दूसरी ओर बैठक में अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। तो इसमें आप लोग ये जो पंक्ति थी, जुबाबंदी और महफिल, महफिल यहाँ पर सभा होगा। जुबाबंदी का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है मौन का नियम, और जुबा वाणी। फिर अंजलि कथन है, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूँ ना चादर है ना तकिया और ना वह अचकन और पैजामा जिसका जिक्र बड़े तम तराक से हो रहा था गायब है। तो इंद्र नारायण और अंजलि जब प्रवेश करते हैं तो इंद्र नारायण जब उसको देखते हैं ऐसे सोया हुआ, तो वो कहते हैं कि तुमको बिस्तर बिछवा देना चाहिए। तो अंजलि कहती है कि बिस्तर जो लाया था उसको खोला था, लेकिन वो सब गंदा था बिस्तर। फिर ये श्रीपद का कथन इंपॉर्टेंट है। मैं असल में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर मैं कहता हूँ दीदी तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। यानी कि जी नाना जी की मृत्यु के बाद श्रीपद ने एक पत्र निकाला था जिसका संपादक और मैनेजिंग डायरेक्टर जो था वो श्रीपद स्वयं था। तो श्रीपद का कथन है आगे, तुम्हें मखमल के दीदी तुम्हें मखमल की गदेलों पर नींद नहीं आती थी और हम खुदरी चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी। हमारे कानों के पास कोई ढोल भी बजाता रहे तो हमें खबर न होती थी। ये श्रीपद का कथन है। श्रीपद का कथन है, आपकी कसम जीजा जी, भला की सुंदर लड़की थी वह, नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने। शरारत से अंजू की ओर देखता हुआ हंसता, पीला और बीमार, जिसे खाने के समय का इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी कुंदन की तरह दमकता हुआ रंग और यौवन का जोश जोश से मेज के नीचे उतर जाता है। फिर श्रीपद का कथन है, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम का जी चाहे। जीजा जी के सोने का वक्त है और मैं सोकर उठाऊं, सुलाकर देख लो साथ साथ कौन ज्यादा सोता है। तो ये श्रीपद का कथन है। फिर ये श्रीपद का कथन है, अरे जीजा जी अब मुझसे ना उड़िए, फौजदारी के वकील और परसाई। हंसता है, मुझसे समझौता नहीं हो सकता, इतने बरसों के बाद मुलाकात हुई है आपसे। तो दिलकुशा जानने के लिए इंद्र नारायण से कहता है। श्रीपद अपने आप हंसता है, इस घर के लोग भी पुरजे हैं, कसम भगवान की मशीन के पुरजे।
तो वो घर के लोगों को मशीन की पुर्जे कहता है। श्रीपत, आराम आराम, आराम का समय, आराम का समय, कसम तुम्हारी मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस घर में जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले वक्त में आराम भी किया जा सकता है कभी। श्रीपत, और हमारे घर में किसी तरीके का बंधन नहीं है। बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग में कुछ जकड़ रखा है। वे थे भी तानाशाह, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। तो ये इसने मुन्नी से कहा, श्रीपत ने कथन। अंजलि, शर्म तो नहीं आती होगी श्रीपत, ना बहन का ध्यान ना बहनोई का, ना सदाचार ना शिष्टता, यही सिखाया तो मैं मम्मी और पापा ने। मैं तो सदा भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि नाना जी ने मुझे गोद ले लिया। तो नाना जी ने अंजलि को क्या किया था? गोद ले लिया था। श्रीपत, ना मानो दीदी, ऐसी बनी सवरी नौकरानी रखोगी तो जीजा जी कभी फिसल जाएंगे। आदमी है ना आखिर बेचारे। यहाँ पर श्रीपत की पंक्तियां दी हुई हैं। संतोष तो हो जाता, आशा तो उमग जाती, देते तो वचन, चाहे करते ना वचन पूरा। फिर यहाँ पर श्रीपत की पंक्ति है, यह आस का हमारा दिल इस सोच में रहता है, होता कि ना होता अब उनका वचन पूरा। तो यहाँ पर पहले संस्करण में जो है वो इन दोनों पंक्तियों की जगह ये पंक्तियां जो है वो दी हुई थी। उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। और दूसरे की जगह दी थी, नाकाम में तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। यहाँ पर कोचे वाले का प्रवेश होता है। चाट चटपटी मसालेदार, पानी के बताशे और दही बड़े। फिर श्रीपत का कथन है, सख्त बुरी चीज है लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर लेना चाहिए। बहुत भलाई को भगवान नहीं पसंद करता। जिस तरह सुंदर बच्चे को कुरीति से बचाने के लिए उसके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नजर से अपनी भलाई की रक्षा करने को मैं कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज दिन तक मेरी भलाई उसी तरह बनी हुई है। ये कथन श्रीपत का है। फिर यहाँ पर कुल्फी वाला पात्र जो है आया हुआ है। फिर ये श्रीपत का कथन है, भिन्नता जीवन का रस है। यहाँ पर अंजलि का कथन है, ये जलकर लगभग चीखते हुए नाना जी कहा करते थे, दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह। दूसरे वो हैं जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बों की तरह। और तीसरे वो जो ना आप चलते हैं ना दूसरों को चलने देते हैं, ब्रेक की तरह। नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही है तुमने। हाल से कुल्फी उठा के देता है, इसी बात पर कुल्फी खाओ। और वो चिढ़ जाती है, अंजलि जो है वो चिढ़ जाती है। अंजलि, मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की तरह आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। श्रीपत के लिए अंजलि जो है वो कहती है। इंद्र नारायण, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है। तुम आ गए हो। नहीं, लंबी सांस लेकर हम और देखें स्वर्गीय रंग रेलियों के स्वप्न। दबी सी हंसी जो है वो हंसते हैं। श्रीपत, अब कि फिर मिले तो आशा है कि तुम भी अंजू दीदी की तरह हमारे लिए नए जीजा जी बांधे होगी। ये अनिमा से कहता है श्रीपत। और इसी के साथ जो ये अंक है वो समाप्त हो जाता है। अब कल के क्लास में हम लोग इसका दूसरा अंक जो है वो पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ इसके संबंध में विद्वानों के कथन जो है उनको भी देखेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।